गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का सेकंड चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नेम है दादी माँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। कमजोर ही है अपनी, पर सच तो है कि जरा सी कठिनाई आने पर, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने पर भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सा प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उनकी बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरा ले रहा है। दूर के सिवान के बहकर आए हुए मोथा और साई की अधखली घासें, बेऊर बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसात की घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अषाढ़ में आम जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दो दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्या मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो जाता है, सर में दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारहीन धोती, सन से सने सफेद बालों के सिर पर सद टपके हुए जल की शीतलता आते ही उसने सरपेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी में मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई पर बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर पर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधी लाख प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकड़ाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का कहना क्या। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना। कार प्रोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को ही सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ काम नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर से लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नू, रुपए मदसूद से आज दे दे। तेरी आंख में शर्म है कि नहीं? मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई।
जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फूलो दूधो नहाया का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? तो उसने वेहल होकर कहा, उरिन हो गई है बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी ना, पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए जगह साई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज वह बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिन की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती रहती, विवाह की रात अभिनय होता रहता। प्राय एक ही कथा हुआ करती थी। उसमें विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से पर्दा क्या, लड़की और ब्राह्मण का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कि कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींची। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, वहां से मैं जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद जैसे ही वे उदार रहती, संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया है, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के पश्चात कुकुरमुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल की छुरी वाले दोस्त की शुभ चिंतक ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा ने श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी से जो अतुल संपत्ति व्यय की थी, वह घर की ही नहीं थी। घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगे ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचते रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी ही हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उसका गला भराया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। उनके वंश की यही निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ श्रापभ्रष्ट देवी सी लगती। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा काफी दिन चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपने घिनौने काले पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही?
सो अब हमारा चैप्टर ओवर होता है। आप यहाँ पे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो। देखिए